पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के सुराब सिटी पर बलूचिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। साथ ही एक पाकिस्तानी अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया गया। बलूचिस्तान के कोने कोने से आजादी की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के हमले से पूरा पाकिस्तान दहल गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बौखला गए हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान सच होता दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने पीओके को लेकर कहा है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके के लोग भारत के साथ हैं और जल्द ही पीओके भारत के पास खुद ब खुद आ जाएगा। इसको समझेंगे किस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं और कैसे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये जब कहा था तो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तो यूं ही टूटा फूटा है, उसके साथ उलझकर भारत अपनी इकोनॉमी को क्यों डीरेल करे। लेकिन जिस तरह आतंक की जड़ पर वहां हमला किया गया है, उसके बाद वहां जो क्रांतियां, आज़ादी की लड़ाइयां चल रही थीं, वो तेज हो गई हैं, उनको ताकत मिली है और अब पाकिस्तान का बिखरना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी बातें, एक बात तो साफ है, पाकिस्तान डरा, बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। उसके डर की असल वजह यह है कि आंतरिक राजनीति के लिए जो कुछ किया, आसिम मुनीर ने जो कुछ किया, वहां की सरकार ने जो कुछ किया, हो सकता है बहुत हद तक आंतरिक राजनीति में उन्हें कुछ फायदा हुआ हो, लेकिन नुकसान बहुत गहरा है। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग, जो बहुत आज की मांग नहीं है, ये बहुत पुरजोर तरीके से हमेशा से उठती रही है, लेकिन अब उसको बल मिला है, ताकत मिली है और यही गूंज अब पीओके में सुनाई दे रही है। इसके व्यावहारिक पहलुओं को समझते हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू, मेरे साथ जुड़ रही हैं। अहमर मुस्कान साहब जो कि बलोच एक्टिविस्ट हैं, पहले भी हम उनसे बात कर चुके हैं। अहमर साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अहमर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर अंशु, आपका स्वागत है। डॉक्टर अंशु, ये बात तो हम कई बार कर चुके हैं कि बलूचिस्तान पीओके ये होगा। थोड़ा इसका प्रैक्टिकल पहलू बताएं कि इस समय पर बलूचिस्तान की स्थितियां किस ओर इशारा करती हैं। पाकिस्तान जो एक्सपोज हो गया, उसकी मिलिट्री की क्या हैसियत है, ये एक्सपोज हो गया है और अब ये उसका आंतरिक मसला है। भारत से निपटना या भारत के सामने खड़े होना तो उसके बस की बात नहीं है, लेकिन क्या अपने देश में बीएलए के सामने खड़े होने की भी उसकी हैसियत है? निश्चित तौर पर प्रवीण जी, जिस प्रकार की स्थितियां पाकिस्तान में इस वक्त बनी हुई है, जिस प्रकार की चुनौतियों से सरकार घिरी हुई है, भारत के साथ किसी भी प्रकार का कंपैरिजन तो हम कर ही नहीं सकते। देखिए, बलूचिस्तान का जब मुद्दा आता है तो हमको थोड़ा सा इतिहास में झांक करके देखना चाहिए, तब हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि आज ये स्थितियां क्यों बनी हुई है और बीएलए जो कुछ भी कर रही है वो क्यों कर रही है। आजादी के पहले तक जो ये बलूचिस्तान का प्रांत है, ये एक संप्रभु राज्य था, कलात प्रांत था ये, और ये आज तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत माना जाता है। आबादी की दृष्टि से सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। इसका एक जियो स्ट्रेटेजिक महत्व है। आप देखें, खैबर पख्तूनवा और पंजाब प्रांतों से जुड़ा ही हुआ है। अफगानिस्तान और ईरान जैसे महत्वपूर्ण देशों से ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी साझा करता है। तो जब अंग्रेज अपना उपमहाद्वीप छोड़ करके गए, तो जो कलात राज्य था, मतलब बलूचिस्तान, बलोच लोगों का जो देश था, वो एक संप्रभु राज्य था। वो अपना या तो संप्रभु राज्य चाहते थे, कलात के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय, वे ईरान का हिस्सा बनना चाहते थे अपने कल्चरल कनेक्ट्स की वजह से, लेकिन जो बाकी के लीडर्स थे और कलात के खान थे, अहमद यार खान, तो ये तमाम जो वहां के लीडर्स थे, ये चाहते थे कि या तो बलूचिस्तान को एक संप्रभु राज्य घोषित किया जाए या इसका भारत में विलय कर दिया जाए। वे भारत से कनेक्टेड फील करते थे। इसके लिए एक डेलीगेशन, उस समय जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री होते थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ की इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, तो यहाँ पर पूरा एक डेलीगेशन आया। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि भारत या तो बलूचिस्तान को एक संप्रभु राज्य घोषित कराने में या भारत में विलय के लिए सहायता करे। पर तब बाद में तब के विदेश सचिव वीपी मेनन ने बहुत बाद में खुलासा किया कि पंडित नेहरू ने इस डेलीगेशन से मुलाकात तक नहीं की। यदि ऐसा किया गया होता तो आज इस पूरे जगह की जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है और जो इसका एक एसोसिएशन है, वो बिल्कुल अलग होता। तो अब जिस प्रकार से पाकिस्तान ने फिर वहां पर कब्जा किया, बलोच लोगों के साथ जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन किया गया, वहां की महिलाओं और बच्चों पे जिस तरह से जुल्म किए गए, आज उसी का नतीजा है कि हम बीएलए को अपने सामने खड़ा हुआ देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से एक बहुत ही सशक्त वहां पर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक महत्वपूर्ण दिशा दी बातचीत को। संप्रभु राज्य, इसके मायने और इसके तौर तरीके भी जरा समझेंगे, क्योंकि बड़ी चुनौती ये होती है, बात संघर्ष तक सीमित नहीं, ये भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन अहमर साहब,
आप हम सबसे ज़्यादा बेहतर आज के हालात को जानते हैं, क्योंकि आप लोगों की नज़र एक अलग लेवल पर होती है। हम खबरें जो आती हैं उसके आधार पर इसको एनालाइज करते हैं, या हिस्ट्री में जो कुछ लिखा गया है वो आपने सुनी लिया है कि डॉक्टर अंशु ने, प्रोफेसर अंशु ने किस तरीके से दर्शकों को भी बताया, हमारा भी ज्ञानवर्धन किया। लेकिन मुझे आज के हालात बताएं, आज ऐसा क्या हुआ है कि बलूचिस्तान में जो क्रांतिकारी हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनको ज़्यादा ताकत मिली है और उनको अब लगता है कि वो अपनी जो जंग चली आ रही है लंबे समय से उसको जीत लेंगे? ये देखें, प्रोफेसर अंशु का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे पहले इन्होंने जो बात की थी, जो डेलीगेशन गया था, उसके जो हेड थे वो हमारे एक तरह से हमारे ज़ाती तौर पर खानदान के मेंबर जैसे थे। उनका नाम था गौश बख्श बिसिंजो। वो गवर्नर भी थोड़े वक्त के लिए रहे थे बलूचिस्तान के, और उन्होंने ये भी वसीयत की थी जब मेरा जनाजा निकलेगा तो हमारे घर से निकले कराची में, और ऐसा ही हुआ। जब वो मरे थे तो हमारे घर से उनका जनाजा निकला था। तो मैंने उनसे उसी घर में पूछा था कि भाई हुआ क्या, आप तो आज़ादी के बहुत चैंपियन थे, फिर आप क्यों इसके ऊपर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे आप क्यों आ गए? तो उन्होंने मुझे यही बात की जो अभी प्रोफेसर अंशु ने जिक्र किया, कि जब वो गए वहाँ तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आप मेहरबानी करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, वरना अंग्रेज़ को बहाना मिल जाएगा और वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो देखें, इन्होंने जो है, पाकिस्तान ने उस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया, अफसोस हुआ में इस चीज़ का, और आज तक भी जो हमारे साथ हो रहा है उसी वक्त जो ये इनकार हुआ था। और उसके बाद से देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, आज तक भी हिंदुस्तान के लोगों ने ये कभी इसके ऊपर सीरियसली काम नहीं किया कि इस टेररिस्ट स्टेट को हमें ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बात पे कभी संजीदगी से गौर ही नहीं की। और आपने देख लिया कि ये टेररिस्ट स्टेट जो है आपको कभी भी सुकून से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके जहन में जो इनका आइडियोलॉजी है ना जी, देखिए इनका आइडियोलॉजी हिंदू दुश्मनी पे, हिंदुस्तान दुश्मनी पे, भारत दुश्मनी पे, अंग्रेज के कहने पे लॉर्ड माउंटबेटन बना था। और जैसे प्रोफेसर अंशु ने कहा, हम तो चाह रहे थे एक कि हम आज़ाद हों या हम हिंदुस्तान का हिस्सा हों, ये दो चीज़ चाह रहे थे। हम तो पाकिस्तान का हिस्सा कभी बनने भी नहीं चाह रहे थे। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती हमें मिलाया, और फिर हमारे लोग उसके खिलाफ उस टाइम पे भी खड़े हुए। उस टाइम जो है हमारे पास 1500 लोग थे। ये जो आसिम मुनीर आज कह रहा है कि हम 1500 हैं, आज तो हमारे हजारों लोग हैं। इंटरेस्टिंग, ये आपने बड़ी अच्छी बात बता दी। मैं आपसे पूछने ही वाला था, ये 1500 लोग जो है, बड़ा बड़ा उनका बयान वायरल हो रहा है। तो अच्छा, मैं अहमद साहब आपसे कुछ और चीजें समझूंगा, आप काफी हमको बता पाएंगे। मेरे साथ बड़ी अच्छी मेहमान इस पैनल पर जुड़ रही हैं, मंजू सेठ जी, क्योंकि आप जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना, उस पर इनका गहरा अनुभव भी है, क्योंकि खुद राजनयिक रह चुकी हैं। तो मंजू जी जानती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो मैं अभी डॉक्टर अंशु से भी बात कर रहा था, कि किस तरह की चुनौतियां होती हैं। मंजू मैम, ये बताएं आप सबसे पहले कि अभी भारत का स्टैंड क्या हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? अभी संप्रभु राष्ट्र, जो अभी डॉक्टर अंशु ने एक जिक्र किया है, उसके तरह मान्यता मिले कि पेचीदगियां क्या हो सकती हैं? जो लड़ाई अभी चल रही है वो निर्णायक रूप से पहुंचे के लिए क्या क्या हो सकता है, थोड़ा हमको समझाइए। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि एक सब कहते हैं, चाहते हैं कि जो अखंड भारत है, पहले वाला जो भारत है, वो फिर सब में उसके जो अलग अलग हिस्से हुए हैं पार्टीशन के टाइम पे, उसको फिर से वापस आना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ जो हो रहा है, और जो एक्चुअली हमारा अप्रोच जो है जनरली रहा है कि वो ऑटोमेटिकली आएंगे, हम ये सोचते हैं। लेकिन जैसे राजनाथ जी ने भी कहा कि एक दिन वो हमारा हिस्सा है, हमारे पास वापस आएंगे। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जियोपॉलिटिकल जो माहौल बना हुआ है, बाय फोर्स, बाय मिलिट्री एक्शन, मुझे लगता है उम्मीद कम है कि कोई भी हम ऐसा कर पाएंगे, कुछ ऐसा हम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इसकी चैलेंजेस हैं और बहुत प्रेशर्स हैं चारों तरफ से। और सबको जो हमने देखा, ये जो भी कॉन्फ्रंटेशन हुआ पाकिस्तान के साथ, जो हमने बिल्कुल प्रिसाइज और प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए हैं, फिर उन्होंने जो जवाबदारी दी और हमने फिर वापस उनके बेसिस वगैरह को टारगेट किया, उसके ऊपर भी कैसा एक माहौल बन गया और एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई, हमने देखा। तो अगर
मेरा मानना है कि भारत कुछ ऐसा करता भी है कि करने की कोशिश भी करता है कि हम जी। बलूचिस्तान को अलग कर दें और इनको अलग कर दें। ये बिल्कुल एक ठीक एक उसमें लाइफ में नहीं लिया जाएगा और इंडिया को बिल्कुल एक वो बहुत बहुत चैलेंजेस होंगी, बहुत चुनौतियां होंगी इसको कुछ भी एक्शन लेने के लिए इस वक्त जो माहौल बना। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, पॉसिबिलिटीज, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी तक की बातचीत से विस्तार में सुनने के बाद, अभी आप तीनों को सुनने के बाद ये समझ में आते हैं। बहुत क्विक अब थोड़ा चलेंगे। डॉक्टर अंशु, पहले आप मुझे बताएं, जो मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो तो मुझे लगता है अमर साहब और विस्तार से रख पाएंगे। उन्होंने कहा भी कि पुराने कुछ उनके मन में एक मलाल भी है कि नहीं क्या कि भारत ने वो मदद जिसकी अपेक्षा करते रहे। क्या हम कुछ बंधे हुए हैं, हम कुछ सोचते हैं, यानी हमारी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, और साथ ही साथ में कौन सी वो बातें हैं जो हमको रोकती रही हैं? यदि हम अपनी विदेश नीति की ओर नजर डालते हैं तो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल ना देना हमारी एक नीति है। और वेदर वी लाइक इट और नॉट, लेकिन हाल फिलहाल जब हम बलूचिस्तान के मामले को देखते हैं तो पाकिस्तान का भी आंतरिक मामला है। और इसीलिए हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि खुद ब खुद चल के हमारे सामने स्थितियां आएंगी, बनेंगी, तब देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम यदि नियमों की ओर देखें प्रवीण जी, तो फिर कोई भी देश अपने आप को संप्रभु देश घोषित कर सकता है यदि उसके पास एक पारिभाषित स्पेसिफाइड सीमा हो, अपनी एक कैलकुलेटेड पॉपुलेशन हो, उसकी अपनी घोषित सरकार हो, और वो संप्रभुता, सॉवरेनिटी, अपने संप्रभु शक्ति को एग्जीक्यूट करते हुए संयुक्त राष्ट्र मंच यानी यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय एक्नॉलेजमेंट की मान्यता की बात करे, मांग करे और अपने अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करे। तो वहां मुझे लगता है कि भारत बलूचिस्तान की सहायता कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां बनी, और फिर यदि मैं हिस्ट्री की ओर देखूं तो कलात प्रांत था, अपने आप में संप्रभु देश रहा है बलूचिस्तान। तो आगे यदि इस प्रकार की, जिस प्रकार से बीएलए वहां संघर्ष कर रहा है, अभी आज हमने देखा कि कैसे एक पूरे शहर पे कब्जा कर लिया है, जिस प्रकार की स्थितियां बनी, और पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की सेना अभी जिस तरह से बैकफुट पे है, तो अच्छी स्थितियां बलोच जो एक्टिविस्ट्स हैं उनके लिए हैं। और जैसा तो मैंने यदि कहा इस कि तरह से वो कोई अहमद स्थितियां साहब बनाते थोड़ा हैं, और बता तब फिर पाएंगे। भारत के लिए कोई ऑप्शंस हालांकि जब सहायता आप करने के आ जी, सकते हैं। आप जब हिस्ट्री वाली बात बोल रही थी तो एक समय तो क्या था पाकिस्तान, क्या था बांग्लादेश, सब भारत ही था ना। वो तो बाद की बिल्कुल। स्थितियां हैं। तो अब वो आज के नया जो प्रारूप हमारे सामने, उसके आधार पर हम स्थितियों को देख रहे हैं। और बलूचों की लड़ाई भी अब उतनी ही पुरानी है जितनी हम लोगों की आज़ादी है, या जैसा पाकिस्तान का अलग होना है, बलूचिस्तान की लड़ाई भी उतनी पुरानी उसी दिन से चली आ रही है। तो अहमद साहब, आपकी एक्सपेक्टेशन अभी भारत से क्या है, तब ये सुनते हुए कि जो प्रैक्टिकल पहलू, व्यावहारिक पहलू हैं, वो डॉक्टर अंशु ने कुछ रखे हैं? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, कोई भी स्टेट जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमें ये पता है। हम अपने जो मैं हमेशा ही इंडिया को मदर इंडिया कहता हूँ, भारत माता कहता हूँ। वो ये कहने के बावजूद भी मैं ये समझता हूँ कि भाई हम जो कह रहे हैं भारत से कि हमें सपोर्ट करें, इसमें आप अपने इंटरेस्ट को देखें। समझ रहे हैं मेरे भाई? मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि अमेरिका का सदर जो है वो आज प्रेशियस मेटल के बारे में सोच रहा है, ट्रंप साहब। ये जो चाइनीज जो है वो हमारे इलाके में घुसकर हमारे रिसोर्सेज लेना चाहता है, पोर्ट्स लेना चाहता है, और हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हर कोई हम रेजिस्ट कर रहे हैं। और हमारे अवाम के दिल में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छा नरम गोशा, बल्कि मोहब्बत, एहतराम, इज्जत है। हम और आप जो हैं सदियों से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे पास हिंगलाज माता है, जो आपको मालूम है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके शक्ति पीठ हैं। जी। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमें अपने से जुदा ना समझे। जैसे कि आप देखें, ये पाकिस्तानी जिहादी जो भी हैं, ऊपर से नीचे, छोटा से बड़ा, ये लोग आज 77 साल से कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपका पाकिस्तान नाकिस लॉर्ड माउंटबेटनिस्तान, जो 100 साल तक पहले इसका नाम
वजूद जिक्र भी कहीं नहीं था। और कश्मीर जिसकी हजारों साल पुरानी तारीख है, आप कह रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और वो कोशिश किए जाते हैं। देखें, वो जिहादी कोशिश किए जाते हैं, मैं सर, पुलवाना आप से विश्वास लेकर अभी करिए, ऐसा नहीं पहलगाम कि तक। आज के जो माहौल बने अमर साहब, लेकिन उसमें आज के माहौल में हम ये बात बोल रहे हैं। विश्वास करिए, बलूचों के बारे में जितना हमने यहाँ सुना है, जितना लोग यहाँ पर जानते हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए बड़ा सम्मान है। और जो उनके ऊपर जिस तरह का अत्याचार हुआ है, उसको लेकर हमेशा से मन कचोटता रहा है। लेकिन यही तो मैं आज समझना चाह रहा था। और मंजू मैम, आप क्योंकि अभी सुन रही थी, अमर साहब ने बताया कि वो भारत से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि भावनात्मक, इमोशनली तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि क्या हथियारों के जरिए मदद हो, सैन्य मदद हो, कोई कूटनीतिक मदद, क्या क्या मदद है जो हो सकती है? मेरा मानना है कि बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं हम, और हम लोग उनकी तरफ एक जो डिप्लोमेटिक, अगर जैसे वो अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी इन्होंने कहा है कि हमारा एक इंडिपेंडेंट, आज पढ़ रहे थे हम कि उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट हमारा देश है, हमारी एम्बेसी बननी चाहिए, तो उसमें हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। बट सैन्य मदद में मुझे लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट नॉट अभी आज का जो माहौल बना है उसमें बिल्कुल अभी एट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट, और क्योंकि हम समझते हैं कि बलोच जो लोग हैं वहाँ पे कैसे उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, और कैसे चीन के द्वारा भी वहाँ पे सब रिसोर्सेज को लिया जा रहा है, और हर एक चीज में ग्वादार पोर्ट को देख लीजिए आप, और जो उनके माइनिंग एरियाज हैं, और जो सीपेक है उसके तहत बहुत ही एक माहौल ऐसा बन गया है, एक्सप्लॉयटेटिव माहौल बन गया है बलूचिस्तान में, और बलोच लोग बहुत ही परेशान हैं, और इसके लिए हम बिल्कुल मॉरल सपोर्ट करते हैं उनके, और हम उनके समझ रहे हैं उनके जो सेंटिमेंट्स मैं हैं। सिर्फ पाकिस्तान का डर बढ़ाने के लिए एक बात बोलता हूं, सिर्फ पाकिस्तान का डर बढ़ाने के, हालांकि भारत की पॉलिसी नहीं है स्पष्ट करते हुए कि इस दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें एक तरफ तो रोना रोती हैं कि दूसरों के मामलों में मत जाओ, लेकिन पाकिस्तान को चुपके से चीन जो है वो हथियार भेज देता है। इसी तरह तुर्की, अजरबैजान तो खैर एक्सपोज ही हो गए, तो अब उनको मानना पड़ा। अमेरिका ने कई जगहों पर जहां जहां उसका स्टेक मजबूत दिखाई देता था, वहां वहां पर हथियार मुहैया कराना और लड़ाइयों को छद्म रूप से आगे बढ़ाते रहना, ये उसकी पॉलिसी रही है। तो पाकिस्तान के मन में यह खौफ होना चाहिए कि भारत परोक्ष नहीं तो अपरोक्ष रूप से मदद कर सकता है। हालांकि ये देखिए, ये इंटायरली भारत सरकार का निर्णय और ये इंटायरली हमारी कूटनीति का विषय है। इस पर मैं क्या कह सकता हूं, अभी हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये पाकिस्तान के मन में गहरा डर जरूर है। तो मंजू मैम, आपको लगता है कि लड़ाई में अभी आप देख रहे हैं एक एज भी है, अभी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कहीं अटके हुए हैं, बलूच थोड़ा आगे भी बढ़े हैं, थोड़ी पहले से ज्यादा ताकत दिख रही है इस लड़ाई में, और यहां पर कोई मदद भारत की तरफ से नहीं हुई। तो ये उनकी अपनी ताकत बढ़ी है, पाकिस्तान कमजोर हो गया? आई थिंक दोनों ही फैक्टर्स हैं। पाकि सरकार भी कमजोर पड़ गई है, थोड़ी पड़ गई है, और क्योंकि उनका जो सारा रवैया है, जैसे अहमद साहब ने कहा कि ये सारा उनका जिहादी एक बना हुआ है, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, सारे अपने उनकी जो प्रायोरिटीज हैं देश के लिए नहीं है, एक अलग उनका प्रायोरिटीज अलग है कि आर्मी स्ट्रॉन्ग कैसे बने, और उनके जो टेररिस्ट हैं, हालांकि मुझे तो लगता है मैम उनकी प्रायोरिटी एक ही रहती है, वहां सत्ता में कैसे बने रहें, कैसे एक सेना का अधिकारी राष्ट्र को संभाल ले, कैसे वो राजनेता बन जाए, और वहां की सेना राजनीति करती रहे। जिस देश की सेना राजनीति करती है उस देश में क्या सेना और क्या राजनेता, वो तो सब घट्ट-मट्ट हो गया, और इसीलिए तो आतंकियों और सेना में भी कोई फर्क नहीं रह गया। क्विक कमेंट, क्लोजिंग कमेंट डॉक्टर अंशु, क्या बलूचिस्तान की आजादी का समय, क्विक एक लाइन में मैं चाहूंगा तीनों का कमेंट, क्या बलूचिस्तान की आजादी आपको लगता है पॉसिबल है? मुझे लगता है कि वहां के एक्टिविस्ट्स को अब वो समय आ गया है, क्योंकि उनका लंबे समय से शोषण हुआ है, तो अभी जिस प्रकार की स्थितियां हैं उनके अनुकूल हैं, तो निश्चित तौर पर आगे उनकी दृष्टि माहौल से बन रहा है, मतलब कुल मिला के अमर साहब, क्या माहौल बन रहा है और आपको अब विश्वास जाग रहा है कि लड़ाई अंतिम दौर में पहुंचेगी? मैं for this century to become the century of India, there must be a free Balochistan. यस, नहीं वो तो हम सभी चाहते हैं। देखिए, भारत ने तो कभी किसी में इंटरफेयर ही नहीं किया किसी। मंजू जी, आपको लगता है कि ये एक समय आ गया डिसिसिव बलूचिस्तान के लिए? ऐसे लग रहा है, क्योंकि जैसे इन्होंने आज एक टाउन को पूरा कब्जा कर लिया है, और अगर ये सब इकट्ठा मिलके BLA और जो BLF हैं, सारे जो इकट्ठा मिलके वहाँ के जो लोग हैं
अगर वो सब आते हैं और आगे चलते हैं, आगे मिलके काम ये करते हैं, लड़ाई हो सकता अगर है। इसी ताकत के साथ आगे बढ़ती है तो बलूचिस्तान की आजादी निश्चित है। डॉक्टर अंशु आपका धन्यवाद, मंजू मैम आपका धन्यवाद, और अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो भारत का सवाल में इतना ही, बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।